बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। सबसे पहले शुरू करते हैं। जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसके अलावा एहतसाब अदालत में भी उनका एक केस था, तोशा खाना से मुतालिक जो केस था उसमें भी 24 तारीख तक गिरफ़्तार न करने का हुक्म सादिर किया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब न सिर्फ ये कि वो मुख्तलिफ़ केसेस में थे, वो मतलूब भी थे और अदालत की जानिब से जब उनको बेल दी गई तो 4 हफ़्ते का उनको कहा गया कि बैरून मुल्क चले जाएं ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद वो तकरीबन 4 साल बाद वापस जो है वो कल वतन आ रहे हैं। एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हरल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत से ज़मानत मिल गई है, 24 तारीख तक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, तो क्या ये मुलजिम का राइट होता है कि उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, या क्योंकि नैब की तरफ से भी कोई इसकी मुखालफत नहीं की गई, तो क्या समझते हैं आपकी अदालत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि जी फेवर दी गई? फेवर तो मुझे नहीं नज़र आ रही, नैब ने आर्गूमेंट से नहीं किए। जब देखिए शदाब साहब, जो बेल है वो हर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी राइट होता है, वो उनकी सवाबदीती इख्तियार है कि वो किसको ज़मानत देती है किसको नहीं देती। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना गैर वाक़याती या गैर कानूनी उस हवाले से नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई पहले प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह की कोई नज़ीर नहीं है अदालती। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने दिया था कि जो भी कोई मुजरिम होता है, जब उसने बेल के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले उसको पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके बाद आज तक जो है इस तरह किसी को बेल नहीं मिली कि वो अगर कन्विक्टेड है किसी भी कोर्ट से, तो उस बजाय कि वो अपने आप को सरेंडर करे कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, तो उससे पहले जो है उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इसमें ऑप्ट नहीं किया गया, जो एक आम शहरी के लिए है वो जो प्रोसेस वो ऑप्ट नहीं किया गया। ये ताकतवर है मियां नवाज शरीफ साहब, हर ताकतवर के लिए यहाँ कानून और फैसला जो है और ज़ाब्ता जो है वो अलग है आम शहरी के हवाले से। ताकतवर भी तो कभी कोई होता है कभी कोई होता है। 2018 में यही ताकत है वो इमरान खान साहब के पास थी ये ताकत। चेयरमैन जो पीटीआई थे उनको रिमांड के दौरान साबका चीफ जस्टिस साहब जो थे उमर ताब नियाल साहब, उन्होंने बेल दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ अदालती तारीख में, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि किसी को रिमांड के दौरान जो है आप बेल दे देते हैं। इसी तरह ये भी पहले प्रैक्टिस नहीं है। मुशर्रफ वाला केस आपके सामने है, बाकी जो रोजाना इतने केसेस होते हैं और हम करते हैं, जब भी कोई मुजरिम आता है तो उसे पहले कहा जाता है कि आप पहले सरेंडर करें, उसके बाद आप जो है बेल के लिए अप्लाई करें। प्रोटेक्टिव बेल होती क्या है? प्रोटेक्टिव बेल ये होती है कि किसी को हिफाजती ज़मानत दी जाए कि वो अपना मुतलका जो अदालत है उसके सामने पेश हूँ। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिली है, एक एवन फील्ड रेफरेंस था, एक अल अज़ीज़िया वाला था, उस दोनों केसेस में प्रोटेक्टिव बेल मिली है। और उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि 24 तारीख को मियाँ साहब खुद हमारे सामने पेश हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो गुजारिश ये है, चूँकि उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है नैब कोर्ट से, वो कन्विक्टेड हैं, तो आम शहरी के लिए ये जो है इस तरह की डिस्क्रिशन जो है अदालतों की तरफ से एक्सरसाइज नहीं होती, जो नवाज शरीफ के लिए होती है, जो इमरान खान के लिए होती है, या किसी और बड़े आदमी के लिए होती है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, सवाल आपकी तरफ लेके चलता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत तो मिल गई है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी इस केस में? देखिए, मियां साहब की सिचुएशन प्रोटेक्टिव बेल के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि ये एक यूनिक जूरिस्प्रूडेंस है जो कि डेवलप की गई है उनके लिए। और बेसिकली मकसद ये है कि कानून की जो एक्सेस टू जस्टिस है उसकी राह में किसी किस्म की रुकावट ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मियां साहब को इजाज़त दी गई है। और साथ साथ जो मियां साहब का नीचे अदालत में तोशा खाना केस चल रहा था, उसमें 24 अक्टूबर तक जज साहब ने वैसे ही जो वारंट्स है वो सस्पेंड कर दिए थे। सो उस जजमेंट को लाके अदालत में दिया गया, उसकी बेसिस बनाई गई, और उसके साथ साथ ये चीज़ भी कही गई कि उनको इजाज़त दी जाए, जो 24 अक्टूबर तक दे दी है। मैं समझता हूँ अब 24 अक्टूबर को बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन उनके लिए डेवलप कर सकती है वहाँ पर, बिकॉज नाउ ही हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट के सामने जाके अदालत ने फिर उस केस को मेरिट्स पर देखना है, और अदालत ने ये देखना है कि उस केस को बुनियादी तौर पर
जो अपील्स हैं जो वो डिसमिस हुई हैं उसका जो सारा तरीक़ेकार है वो क्या होगा। अभी फॉर प्रेजेंट पर्पसेस तो प्रोटेक्टिव बेल के तहत वो सिर्फ अपने आप को कोशिश करेंगे कि तमाम अदालतों के अंदर जहाँ जहाँ उनके केसेस हैं उसमें वो अपने आप को रेलिवेंट कर सकें फॉर द पर्पसेस ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स। अच्छा बैरिस्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो तो खारिज हो चुकी हैं। अब वो अदम पैरवी की बुनियाद पे खारिज हुई थी, जाहिर है वो बाहर चले गए थे तो वो नहीं आ सके। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से कि अदालत में इसी अदालत से दोबारा रुजू किया जा सकता है या इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? साहब, अगर तो अपील्स टेकअप की जाती हैं हियरिंग के लिए, बुनियादी सवाल क्रॉस करने का हडल ये कि उसको रिस्टोर कैसे करना है वो सारा, तो वो तो एक फिर ऑफ कोर्स उसको मेरिट्स पे देखा जाएगा और केस के मेरिट्स के मुताबिक ये चीज़ को डील किया जाएगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अपील है उसको आपने फिक्स करना है फॉर हियरिंग, या फिक्स करने के बाद क्या उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो सकती नहीं हो सकती। मेरा ज़ाती व्यू ये है कि वो नोटिस करके सस्पेंड करेंगे और इतने आराम से वो सेंटेंस सस्पेंड नहीं होगा। और अगर नोटिस होता है तो इन द मीन टाइम जो उनकी हिफाजती ज़मानत है उसका टाइम लैप्स कर जाएगा और वो चाहेंगे कि फिर उसमें एक्सटेंशन मांगी जाए और वही फिर कोशिश करेंगे हाई कोर्ट दोबारा जाने की। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो अपील्स हैं उनसे पहले ट्रायल हो चुका है, ट्रायल होने के बाद एक सज़ा दी जा रही है। अब इस यूनिक सिचुएशन में जब वो सज़ाओं का आई थिंक और स्पेशली वो अपील्स डिसमिस भी हो चुकी हैं जिनको पैरवी नहीं की गई, तो आई थिंक कोर्ट बड़ी कॉन्शियस होगी कि नोटिस इशू करके दूसरी पार्टी को सुनने के बाद सेंटेंस सस्पेंड करो। और इसी तरह अगर आप देखें प्रिंसिपल खान साहब पर भी अप्लाई किया गया था कि जो सेंटेंस को सस्पेंड करें, बल्कि 2-3 मौके दिए गए थे। गालिबन वो वकील साहब जो कि अब नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील थे, वो 2-3 दफ़ा ही वाज नॉट वेल। तो आई बिलीव कि वही प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उसको सुन के उसका फैसला करना चाहिए। बिल्कुल साथ ही रहिएगा पंचोता साहब। हरल साहब की तरफ भी यही सवाल लेके चलते हैं। हरल साहब, इसकी अब आगे क्या प्रोसीडिंग होगी मियां साहब के केस की? देखिए, जिन केसेस में इनको कन्विक्शन हुई थी वो केस तो कोई शक नहीं कि बड़े कमज़ोर केस हैं, और जो इनके को क्यूज़ हैं जिसमें मरियम बीबी भी हैं वो बरी होती हैं इन्हीं मुकदमों में। तो इनको बेल मिलना ये मुकदमा जो है इसका फैसले का कल अदम होना ये तो कोई मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस मुकदमे के कोई में ऐसे कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। जिस तरह ये मुकदमा बनाया गया मियां साहब को आउट करने के लिए और उनको बाहर भेजने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब किसी को आपने भेजना हो तो सारी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो ये इसी तरह की एक कड़ी थी कि उनके सामने ये रुकावटें खड़ी की गई, उनके ऊपर ये मुकदमे बनाए गए। जो मुकदमे अब ख़त्म किए जा रहे हैं उसी तरीके से यही नैब था। शादाब साहब, आपको पता है कि इसको किस हद तक मतलूब थी गिरफ्तारी मियां नवाज शरीफ की और बाकी नून लीग के साथियों की, कि ये हर कोर्ट में दर बदर फिरता था और कहता था कि हमें इनकी गिरफ्तारी किस हद तक मतलूब है। और अब ये जो है खुद जो है आपने देखा है कि उस दिन जो है जिस दिन ये बेल ऑर्डर्स हुए हैं कि किस तरह प्रोसीडिंग हुई है। जुम्मे वाले दिन शादाब साहब कोई डीबी नहीं बैठती, जुम्मे वाले दिन डिवीजन बेंच बैठा और नैब वाला जो मुलाजमीन थे, अमला था, वो पहले ही वहां मौजूद था ये बयान देने के लिए, ये कंसेंट देने के लिए कि हमें कोई इतराज नहीं है, आप बेल दे दें। लेकिन तो ऐसा नोटिस होते हैं उसके बाद कोई कानून में, आइन में तो कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जुम्मे को या हफ्ते को डीबी नहीं बैठ सकती। इमरान खान साहब के ज़माने में भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें हुई हैं एक्स्ट्रा, जिसके बारे में नून लीग के वोटर्स ये कहते थे कि बड़ी अदालतों का लाडला है, बड़ा कुछ कहा गया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस की जाती है, ये किसी आम आदमी के लिए की जाती है, किसी ताकतवर बंदे के लिए की जाती है। आम शहरी के लिए, आम आदमी के लिए ये प्रैक्टिस जो है बहुत बड़ी रुकावट है। आम आदमी जो है वो जुम्मे वाले दिन डिवीजन बेंच में कोई केस फाइल नहीं कर सकता, ना रात वाले दिन कोई फैसला ऐसा आ सकता है। ये सारे जितनी भी नज़ीरें हैं ये अदलिया ने अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए की हैं। ये सारी अदलिया जो है अशराफिया के लिए इस तरह के फैसले करती है। आम आदमी के लिए उनके केसेस तो सालों साल जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पे फैसले नहीं होते, या कन्विक्शन हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, उसके बाद जो है वो फिक्स होता है केस। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही दोहरा निज़ाम इंसाफ है इस मुल्क में, आम आदमी के लिए और एक ख़ास आदमी के लिए, आम आवाम के लिए और अशराफिया के लिए।
तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप कानून की बराबरी नहीं करेंगे इस मुल्क में, तब तक जो है इंसाफ जो है उसके ऊपर किसी का एतबार नहीं रहेगा। अवाम जो है उसका एतबार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अच्छा आरिफ साहब, ये साबिक वज़ीर आज़म जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो तो बड़ा नारा लगाते थे कि सेम आपकी वाली बात कर रहे थे कि जी अदल इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। तकरीबन को 36 महीने उन्होंने हुकूमत, यानी कि 3 साल और कुछ माह उन्होंने हुकूमत की, और उसके बावजूद वो ये सिस्टम नहीं बना सके। वो ख़ुद भी उसी सिस्टम का शिकार हुए जो उन्होंने नहीं बनाया था। देखिए, जितने भी सियासतदान हैं ये पहले साजिशदान बनते हैं, उसके बाद सियासतदान बनते हैं। जब इनको निकाल दिया जाता है, जिस रास्ते से इनको लाया जाता है, फिर ये थोड़े बहुत नजरियाती भी हो जाते हैं। अब जब ये इनको फिर यही लालच दिया जाता है कि आपको इक़्तिदार में दोबारा लाना है, तो फिर ये जो नजरिया ले आते हैं अवाम को, मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो भी साथ ही गायब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है ये आंख मचोली वाला सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया हुआ है सियासी रहनुमाओं में, और ये जिस तरह साजिश करके आते हैं इक़्तिदार में, तो ये बंद होना चाहिए। और अवाम में इतना शऊर आ गया है कि इस तरह के जो नारे, ये अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अभी से उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। किस तरह पूरी पुलिस जो है 21 जो आपकी अक्टूबर की डेट आ रही है, जिसको नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आप पूरे लाहौर में देख लें या कहीं भी आपको किसी जगह पे अवाम और अमनो अमान के लिए पुलिस नजर नहीं आएगी। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए हर रूट पे खड़ी नजर आएगी पूरे लाहौर की पुलिस। अच्छा, अभी मैं वो एक सुन रहा था, मेरा एक रिपोर्टर मुझे क्लिप दिखा रहा था जिसमें एक सरकारी अफसर का हवाले से वो कहा जा रहा था, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कि जी उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि तुम्हें मैं गाड़ियाँ अरेंज कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं आप ना करें, मैं खुद अपनी तौर पर अरेंज करके जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि मशीनरी तो इन्वॉल्व है। बिल्कुल है, और सारी मशीनरी इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान की वो इस बात पे लगी हुई है कि किस तरह हमने क्राउड इकट्ठा करना है और किस तरह मीनारे पाकिस्तान वाले ग्राउंड को हमने भरना है, और सबको टास्क दिए गए हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ महकमाना भी हो सकती हैं। ये खुदारा क्या मतलब, अवाम के लिए अगर इतना कुछ करें और आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और ये तब तक जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। शादाब साहब, इसमें आप एक और बात बड़ी आम है, नवाज शरीफ साहब जो है अब किस बयानिए के साथ आ रहे हैं। जो वो बयानियाँ पहले बनाना चाहते थे लंदन में बैठ के, तो वो तो बयानियाँ जो है उनके अंदर से उनकी पार्टी ने कहा है कि ये बयानियाँ जो है हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। अगर आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अपने आप को नाइल से ऐल करना चाहते हैं, आपको मज़ामत से मफामत की तरफ आना होगा। और आपने देखा है कि ये कैसे सफ़र शुरू हुआ, ये मज़ामत का सफ़र जो था ये अब कैसे मफामत में बदला, और मफामती तरीके से वो वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो मज़ामती बन के नहीं अपनी सियासत को छोड़ना चाहते थे, मफामत पे उन्होंने छोड़ा है। और इक़्तिदार में जो उनको एक लालच फिर दिया गया है वज़ीर आज़म बनाने का, उसी नज़रिए के तहत आ रहे हैं। और ये सारा जो किया धरा है, ये सारा उस लंदन प्लान का हिस्सा है जिसमें इमरान खान को ख़त्म करना था, चेयरमैन PTI को, और नवाज शरीफ को लाना था। ये सारा उसी जो लंदन प्लान है उसी की कड़ियाँ हैं। 2018 में भी यही प्लान था, तब करैक्टर्स चेंज थे, नाम बदल थे, प्लान तो तब भी यही था। बदल चले। मियाँ साहब की अपील अब जब दायर की जाएगी इस्लामाबाद में, क्योंकि इतलात यही है कि मंडे को उनकी तरफ से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक अपील दायर कर दी जाएगी सज़ाओं की मुअत्तली के लिए। देखिए, वो 426 की दरख्वास्त होती है ज़ाब्ता फौजदारी की, कि वो जब तक अपील जो है उसका फैसला नहीं होता तब तक जो मुजरिम है उसको जो ज़मानत पे रिहा किया जाएगा, तो वो फिक्स हो जाएगी। आपने देखा है कि इतना इस तरह के केस फिक्स हो गए हैं, तो 426 तो वैसे भी फिक्स हो जाएगी, तो उसमें इनको बेल दी जाएगी, और मीनवाइल जो है इनकी फिक्स कर दी जाएगी अपील, और उसमें इसको बरी कर दिया जाएगा। ये इसका फैसला आएगा कल को, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप तो मुझे पहले डाले बीच में, मुझे नहीं कोई पता, आप बता रहे हैं। देखिए, सारी आवाम को पता है हमारे समेत कि इस तरह किस तरह फैसले आते हैं और किस तरह अदालतें फैसले करती हैं। मैं आपको बताऊं हरल साहब, मैं इस पे ना थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूं। आपको मैंने इब्तदा में ये एक मिसाल दी थी कि नैब और मियाँ साहब के जो वकला हैं ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। कोर्ट ने इनके आर्गूमेंट सुन के रिलीफ देना है, या इसको देना है या इसको देना है।
अब वो जब दोनों एक पेज पे हैं, वो कह रहे हैं हमें रिलीफ चाहिए, दूसरी पार्टी कह रही है दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है, तो फिर कोर्ट उसमें क्या करे? देखिए ये गठजोड़ जो है, ये पहले नैब न्याजी गठजोड़ होता था, अब नैब नून लीग गठजोड़ है। ये हमारे मुल्क में सारा जो कुछ होता है वो गठजोड़ से होता है। यहाँ पे असूल के जरिए, असूल पे कुछ भी नहीं होता। तो बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस मुल्क में रहने वाली 25 करोड़ आवाम की कि यहाँ पे लोग जो है, जो मुंतखब कर, आवाम का ये राइट है कि किसी को मुंतखब करना है, किसी को आपने इक़्तिदार से बाहर करना है, किसी को आपने इक़्तिदार के अंदर लाना है, तो वो फैसला आवाम को करने नहीं दिया जाता। ये सारे गठजोड़ के जरिए आते हैं और गठजोड़ के जरिए इनको निकाला जाता है, इंसाफ के जरिए नहीं आते। और ना ही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अदालतें भी अशराफिया को प्रोटेक्ट करती हैं आम आदमी के लिए, ना अदालतों के पास वक्त है और ना उनके लिए कोई इंसाफ है। चलिए, मुझे तो बहुत उम्मीद है काजी फैज़ ईसा साहब जब के चीफ जस्टिस बने हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं, कुछ सिलेक्शन की पिटिशन्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की पिटिशन्स हैं, और फिर जो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर जो चैलेंज किया गया था, वो ये मामलात किसी हद तक निपटाने के साथ साथ वो आम आदमी की, जो आप भी बात कर रहे हैं, जो एक आम आदमी भी बात करता है कि अदालतों से रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि काजी फैज़ ईसा साहब इसके ऊपर एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो गुफ्तगू, उनकी जो खिताब, उनकी जो बातें इससे पहले भी सुनते थे, तो उसमें उनका ये मेन फोकस होता था। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चलेंगे। बेंचेस की तश्कील कर दी गई है और इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में होना था, नहीं हुआ। उसके अलावा फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो बेंचों की तश्कील कर दी गई है। ब्रेक के बाद तो जनाब हारिल साहब, बेंच की तश्कील की गई है, इलेक्शन 92 रोज़ में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो तो नहीं हुए। बहरहाल उस पर काजी फैज़ ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनीला साहब हैं, ये इलेक्शन 90 रोज़ के बेंच के ऊपर जो है वो समाअत करेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का में जो है सिविलियंस का ट्रायल, इसके लिए भी बेंच तश्कील दिया गया है। अभी वो जैसे आप बता रहे थे, जाजुल हसन साहब की सरबराही में है। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं इस बेंच का हिस्सा हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने से मुतालिक। तो इसका अब क्या स्टेटस होगा हारिल साहब? 90 दिन तो गुजर गए। देखें, ये तो बड़ा वाज़ेह आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और कोई दूसरी राय नहीं है और कोई दूसरा कानून नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं है। अब मसला इसमें यह है कि 90 दिन गुजर चुके हैं। अगर 90 दिन गुजर चुके हैं तो आइन का जो आर्टिकल 200 मेरे ख्याल है 22-24 है, जिस वजह से कोई भी काम जो है आइन में जो मुद्दत दी गई है उसको वक्त पे नहीं किया गया, तो जो आर्टिकल 254 है, क्या उसको इनवैलिडेट किया जा सकता है या नहीं, उसका सहारा लेके ये जो है कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरीके से वैलिडेट किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि उस आइन में कोई परमिशन नहीं है। उस आइन का जो आर्टिकल 254 है उसमें कोई परमिशन नहीं दी गई हुई कि आप जो है पहले ये सोच लें कि हम ये मुद्दत जो आइन ने दी हुई है उसके मुताबिक हम नहीं करते कोई काम, तो उस 254 जो है उसके मुताबिक हमें खुली छुट्टी मिल जाती है। ये खुली छुट्टी आइन ने नहीं दी हुई, आइन ने वही पाबंदी लगाई हुई है जो उसने एक स्पेसिफिकली मुद्दत जो तयन की हुई है। और ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इम्तिहान की घड़ी जो अब शुरू हो गई है, ये बड़े दोनों ही आम केसेस हैं जो अब फिक्स हुए हैं। एक जो इलेक्शन का इनेकाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीटीआई गई हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते तब तक कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं लाई जा सकती। और अगर आपने इस मुल्क को बेहतरी की तरफ चलाना है तो आइन के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको चलाना पड़ेगा। और अगर आपने आइन के मुताबिक चलाना है तो इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और आप देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने हल्का बंदियां का हवाला छोड़ दिया है। ये सारा कुछ इन्होंने सब पार्टियों ने मिलकर किया था। अब जो है पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि नून लीग जो है उसके लिए या नवाज शरीफ के लिए जो है
आइन और जो है मुद्दत जो इलेक्शन की है उसको डिले किया जा रहा है और आइन को एक साइड पे रखा जा रहा है सिर्फ एक आदमी के लिए। भाई ये जो सारे जब फैसले हुए थे काबीना में आप शामिल थे, तो उस वक्त ये सब आपने इकट्ठा फैसला किया कि आपने कैसे ये हल्का बंदियां करनी है, फिर उसके मुताबिक ये कैसे इलेक्शन की डिले करना है, उसको डिलेइंग टैक्टिक्स किस तरह आपने की। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से वाज़ेह अहकामात देने चाहिए कि वो जितने जल्द अज जल्द, जो लेट हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन का इनकाद करवाया जाए और इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि और निगरान हुकूमत जो होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, सिर्फ आइन के मुताबिक उनको ये हुक्म दिया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि ये मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़े। हरल साहब, मेरा पॉइंट ये है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए अदालती हुक्म के बावजूद, बिलखसूस पंजाब में तो अब मेरा ख्याल है 190 दिन होने वाले हैं। क्या इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया जाए या इसके ऊपर भी जिन लोगों ने इस आइन की पासदारी नहीं की, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, इनके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर आना चाहिए या आ सकता है, या क्या इसका एंड क्या होगा? देखिए, आपके आइन की वायलेशन तो हो गई। देखिए शादाब साहब, आप बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और ये बड़ा आम नुक्ता है इस सारे मामले में। अब जिन्होंने ये आइन की जो वायलेशन की है, जिन्होंने ये दस्तूर की पामाली की है, उनका क्या हिसाब होना चाहिए? क्या इस फैसले में कोई ऐसा जो ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए कि ऐसा क्या जिन्होंने, जिनकी वजह से चाहे वो जितने भी ताकतवर हल्के हैं, जितने भी बड़े इदारे हैं, उन हवाले से इलेक्शन कमीशन है, उसकी जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन करवाना, या निगरान हुकूमत जो भी थी। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि एक बड़ा वाज़ेह फैसला आना चाहिए, ताकि फिर अगर आप इस तरह के फैसले आ जाएंगे तो कल को कोई भी हुकूमत कह सकती है, लेम एक्सक्यूजेस ले सकती है कि ये इस वजह से मैं ये अब इलेक्शन नहीं करवा सकती। तो इसलिए आइन बड़ा वाज़ेह है, इसकी जो तशरीह है वो मैं समझता हूं कि आइन के मुताबिक ही का सुप्रीम कोर्ट करने की पाबंद है, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है उनको सजा देनी चाहिए इसमें कड़ी से कड़ी, ताकि आइंदा जो है इस तरह आइन के साथ मजाक ना किया जाए या इनका खिलवाड़ ना किया जाए। और दूसरी जो बात की है आपने कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सिविलियन के ट्रायल्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स में चल पड़े, तो देखिए उसमें अटॉर्नी जनरल ने एक अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल जो है वो शुरू नहीं होंगे जब तक ये फैसला नहीं आता। तो ट्रायल जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी हुई की थी। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, और ये मैं समझता हूं कि ये सरियन मेरे की खिलाफवर्जी है। ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो चुके हैं? मेरे इल्म में नहीं है जी, बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और अंडरटेकिंग के बावजूद शुरू हो चुके हैं, और ये आइन की सरियन खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 10A जो है आइन का, उसकी सरियन खिलाफवर्जी है। चले हम आते हैं यहाँ पर। इसमें जो बेंच की तश्कील है, बड़ा बैलेंस बेंच है। इसमें लाइक माइंडेड जजेस हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब हेड करेंगे, आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। उसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं। देखें, आपको पता है शराब साहब, जब पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिवीजन चल रही थी, और ये डिवीजन जो है सिर्फ आपको और मुझे नहीं पता था, पूरी आवाम को पता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरह डिवाइडेड हुई पड़ी थी, और ये एक खतरनाक चीज़ थी। अब जो है वही लाइक माइंडेड जज साहबान जो हैं, जिनका ये पहले व्यू था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको नहीं चलना चाहिए, सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए, अब ये उनके ऊपर इंसार किया जा सकता है कि अब उन्हें उन्हीं का इम्तिहान होगा ये कि उन्हें अब जो उनका व्यू पहले था कि उनको उस हवाले से फैसला देना चाहिए कि आर्टिकल 10A की बात करती थी, यही जो बेंच था पहले, जिसमें ये कुछ जज साहबान शामिल थे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूं कि अगर इनका पहले वाला व्यू देखा जाए तो इसमें तो फैसला बड़ा अभी हमें नजर आ रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट में जितने भी सिविलियन के ट्रायल होंगे इनको ये ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये जो इस हवाले से जो अमेंडमेंट की गई हैं उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, गुलाम अब्बास हरल साहब सीनियर कानूनदान हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, आइंदा जो मैं नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को जी, अल्लाह हाफिज़।